नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता की जो बेसिक बातें हैं उसको हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है हमारे चैनल का जो भी वीडियो है। जिनको मालूम होता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। संहिता का मतलब होता है सम्मिलित करना या मिलाना। तो दंड प्रक्रिया संहिता को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम कहते हैं दंड प्रक्रिया हिंदी में। तो आज हम इसी की बेसिक बातें जो धारा 1 के अंतर्गत आती है, सेक्शन 1 के अंतर्गत आती है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, 1973 जो अधिनियम CRPC की है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए गए हैं, इनका थोड़ा इतिहास भी हम जानेंगे। ये सारी बातें, बेसिक बातें आज हम जानने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। तो सर्वप्रथम जब जो CRPC 1898 में भारतवर्ष में जो प्रथम वर्ष लागू हुआ था, इस अधिनियम के अंतर्गत यह अधिनियमित था। अब जो है वर्तमान में इसी 1898 को परिवर्तित कर वर्तमान में 1973 अधिनियम लागू है CRPC में। तो आइए जानते हैं कि CRPC का संक्षिप्त नाम हम सबसे पहले जानेंगे। तो CRPC का संक्षिप्त नाम है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसको CRPC कहते हैं। CRPC को ही हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। इसका विस्तार क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। कुछ ऐसे कंडीशन है, किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या जनजाति क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर या परिणामित उपांतरों सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं। ये था इसका विस्तार क्षेत्र और इसका संक्षिप्त नाम। अब ये जान लेते हैं कि ये कब से प्रवृत्त है, कब से लागू है। 1 अप्रैल 1974 से CRPC लागू है। तो आइए जानते हैं अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका इतिहास क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वह यह बताती है कि जिस समय भारतवर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य रहा, उस समय की बात है कि न्यायिक प्रशासन मुस्लिम दंड विधि के अनुसार होता था। मुस्लिम दंड विधि के अनुसार तब की कानून चलाए जाते थे दंड प्रक्रिया संहिता में, और न्यायिक प्रशासन जो चलाए जाते थे उसमें ब्रिटिश शासकों ने यथास्थिति बनाए रखने की मुहिम चलाया। मतलब जो भी दंड प्रक्रिया दंड प्रशासन जो चलाए जाते थे मुस्लिम विधि के अनुसार, उसी को कंटिन्यू रखने के लिए ब्रिटिश शासकों ने यथास्थिति बनाए रखने की नीति क्या थी, अपनाई थी ब्रिटिश शासकों ने। धीरे धीरे इस विधि की दंड की त्रुटियां बहुत स्पष्ट होने लगी, जिसे दूर करने का प्रयास किया गया। दंड प्रक्रिया की कोई एक रूप विधि नहीं थी। ये ऐसा समय था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत पर आधिपत्य अपना जमाए थी, तो जो विधि शासन होता था मुस्लिम विधि के अनुसार, उसकी अनेक त्रुटियां जब सामने आने लगी, उसको सुधारने का प्रयास किया गया। तो वहाँ क्या किया गया कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग विधि बनाए जाते थे, कोई एक रूपता नहीं थी।
इतर बितर थे। किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं था कि एक नियम लगाया जाए, एक कानून लगाया जाए, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं था जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश पर हावी था। तो उसके बाद अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए। उच्चतम कोर्ट के लिए अलग अधिनियम पारित किए गए, हाई कोर्ट के लिए अलग अधिनियम पारित किए गए और प्रांतों के लिए अलग अधिनियम पारित किए जा रहे थे उस समय। लेकिन लास्ट में जाते जाते जो है कि 1872 इसी संहिता 1882 में महत्वपूर्ण संपूर्ण जो है, जब जैसे 1852, 1865, जो 1852 था वो उच्चतम न्यायालयों के लिए, 1865 था सुप्रीम कोर्ट के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता जो है प्रतिस्थापित किए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रांतों के लिए जो अधिनियम लागू किया गया, 1861 अलग अधिनियम बनाया गया था। इसी 1872 दूसरी संहिता आई और 1882 में जो संपूर्ण भारतवर्ष पर प्रेसिडेंसी नगरों एवं प्रांतों दोनों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1882 के नाम से अधिनियमित की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरी संहिता जो आई, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में व्यापक नियम बनाए। यही अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित की गई, जो वर्तमान में लागू है। तो हमने सबसे पहले आपसे कहा सर्वप्रथम सीआरपीसी 1898 में बनी थी, पूरे भारतवर्ष पर लागू थी। उसी का परिवर्तित नाम हो गया वर्तमान में जो अधिनियम लागू है 1973। तो ये था इसका इतिहास। अब आइए जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, एक बात और आपसे बतानी है कि प्रेसिडेंसी नगर उसी को सम्मिलित किया गया है जहाँ की जनसंख्या जो है 10 लाख से ऊपर की आबादी जो होती है, जनसंख्या होती है, उस क्षेत्र में आते हैं। 10 लाख से अधिक लोग आते हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंसी नगर कहा गया है, जिसमें मुंबई, मद्रास, ये सब क्या है, प्रेसिडेंसी नगरों में आते हैं। अब आइए जानते हैं उद्देश्य क्या थे। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारतीय दंड संहिता एवं अन्य अधिनियमों से सन्निहित मौलिक विधियों के विपरीत अपराधियों को सजा देने के लिए एक मशीनरी का कार्य करता है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, तथा वहीं और भी कार्य इतना इम्पोर्टेंट करता है, जैसे न्यायालयों में प्रक्रिया को नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके लिए भी यह कार्य करता है दंड प्रक्रिया संहिता। अब आइए जान लेते हैं मेन उद्देश्य इसका यानी विशेषताएं, जो 1973 में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं सीआरपीसी में, वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है उसको भी हम बताते हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन 20 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है, जिसमें हमने ऐसा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों का आपके साथ जिक्र करने वाले हैं। तो पहला क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। सबसे मेन जो इसका पॉइंट है, ये भारत के संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया जाएगा। अनुच्छेद 50 में यह प्रावधानित किया गया है। इससे क्या होगा कि जिला एवं सहायक मजिस्ट्रेट जो है विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं अपराध निवारण के लिए अधिकार जारी रखेंगे इसके अंतर्गत। और जो न्यायिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के न्याय मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पहला यही था इस संहिता में परिवर्तन के लिए। दूसरा हमने लिया है कि नवीन संहिता
जो नवीन जो संहिता या सम्मिलित करना, संहिता का मतलब होता है सम्मिलित करना या मिलाना, जो इसमें संशोधन किए गए हैं, जो मिलाए गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि सभी जो है एक दंड न्यायालयों का समूह प्रदान करती है सारे देश में। अब उसके बाद हमने ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट और भी टॉपिक है, जैसे अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसमें ये भी बहुत बढ़िया विशेषताएं हैं। CRPC 1973 जो अधिनियम है उसमें परिवर्तन जो हुए हैं कि विधिक सहायता निःशुल्क दिया जाए। तो अनुच्छेद भारत के संविधान में अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान किया गया है, किसी का जो ऐसा अभियुक्त है जिस पर आरोप लगाया गया, जो पीड़ित पक्ष है, उसके पास पैसे नहीं है, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि किसी प्राइवेट वकील को अपनी फीस देकर अपने कार्रवाइयों को आगे बढ़ाए, अपने न्याय को आगे बढ़ाए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी सरकार यह व्यवस्था किया, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि वो उसको विधिक एक वकील, विधिक सहायता के लिए एक वकील प्रदान किया जाए, जिसका उसका न्याय मिल सके और न्यायिक कार्य उसका आगे बढ़ सके। उसके बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन 1973 CRPC में और कौन से किए गए हैं वो भी हम जान लेते हैं। जैसे सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अपने प्रदेश के उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंसी, अभी हमने आपसे कहा प्रेसिडेंसी नगर वही होते हैं जो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट को महानगरीय मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। ये भी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अब ये भी है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो होता है आपराधिक कृत्य संबंधित किसी अभियुक्त जो पीड़ित पक्ष है उस FIR या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है, अगर कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसको नहीं लिखता है, नहीं सुनता है, नहीं देखभाल करता है, तो उसको पूरा अधिकार दिया गया है CRPC में 154(3) के अंतर्गत वह SP को डाक द्वारा अपनी समस्या भेज सकता है, जहां उसकी सुनवाई हो जाएगी पीड़ित पक्ष की। उसके बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी हुए हैं कि वह आपराधिक मामले जो केंद्र से संबंधित मामले हैं, केवल केंद्र सरकार की सहमति से ही उसको वापस लिए जाएंगे। ये भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। उसके बाद क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हम इसमें ये मानते हैं कि जो अभियुक्त को अधिकार दिए गए हैं किसी आपराधिक मामले में जो उसके रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे अन्य उपबंधों के अतिरिक्त धारा 313, धारा 315 एवं 164(2) के विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं बयाने मुलजिम, यानी जिस पर आरोप लगाया गया है, जो अपराधी प्रवृत्त है, उसको भी यह अधिकार होगा कि वह अपनी बयान दे सके, उसका बयान क्या कहता है, उसका सच क्या कहता है, उसको भी पूरा अधिकार दिया जाए कि उसका जो सच बात है सामने आ सके, उसको न्याय मिल सके, अगर अपराधी है तो अपराध घोषित हो सके। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमने 9वां पॉइंट लिया है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जो है 10वां पॉइंट हमने लिया है, जांच प्रक्रिया में तीव्रता। जैसे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान हो, यदि अन्वेषण 6 महीने के भीतर नहीं हो लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको रोक सकता है, और जो अन्वेषण 2 महीने के अंदर पूरा नहीं हो पाता है, अगर उसका ये प्रावधान किया गया 2 महीने के अंदर उसका अन्वेषण हो जाना चाहिए, उसका साक्ष्य मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अभियुक्त को यह अधिकार होगा, उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है।
तो ये थे ऐसे 10 महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सीआरपीसी में 1973 अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो, स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगा।